भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। विवाह की बात सुनकर भला किसके घर में खुशी का माहौल नहीं बनता। विवाह के बंधन में भले ही दो लोग जुड़ते हों, लेकिन घर के पूरे सदस्य झूमते नजर आते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि विवाह की रस्मों तक पहुंचने तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प होता है। जब तक लड़की को लड़के वाले और लड़के को लड़की वाले पसंद न कर लें, तब तक ये सफर विवाह की मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरह की एक दिलचस्प घटना का जिक्र श्री पदम भटनागर ने अपनी कहानी वधू का चुनाव में किया है। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रही हैं सविता शर्मा। बात कुछ नई नहीं है, परंतु शताब्दियों पुरानी भी नहीं। यही कोई चंद वर्षों पुरानी। काफी दिन के बाद नैहर जाने का अवसर मिला। हृदय में ढेरों नए पुराने भाव आ जा रहे थे। प्रियजनों से मिलने का उत्साह नन्हे से हृदय में समा ही नहीं पा रहा था। और जब वहां पहुंची, धरती संध्या के शाम आवरण से सज चुकी थी। उधर दूर क्षितिज में जैसे दिवा और निशांत आलिंगनबद्ध हो रहे थे, वैसे ही इधर मैं और मां एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। हर्षातिरेक से सबकी आंखों में मोतियों की चमक आ गई। बातें बहुत सारी थी, परंतु स्नान भोजन से निवृत्त हुए बिना निश्चिंत होकर बैठना न हो सका। रात गाढ़ी पड़ चुकी थी, पर नींद कहां। सब अपनी कहने और दूसरे की सुनने को बेचैन थे, सो मिल बैठे। अम्मा यानी हमारी दादी ने छूटते ही भाई के विवाह का प्रसंग छेड़ दिया। मां के मन की सी बात हुई। झट लाकर विवाहार्थी कन्याओं के ढेरों चित्रों का अंबार मेरे सामने लगा दिया। टीका टिप्पणियों के साथ चित्रों का निरीक्षण शुरू हुआ। भाई शायद इसी अवसर की ताक में था। उसने झट भगवान जाने कहां से निकालकर एक फुल साइज फोटो मेरे सामने रख दिया। वो तस्वीर शायद औरों के लिए भी उतनी ही नई थी जितनी कि मेरे लिए। सो होने लगी चारों ओर से छीना झपटी, पर अम्मा की डांट ने सबको हैसियत पर पहुंचा दिया और वो अम्मा के हाथों में पहुंच गई। अब उन्होंने उसका सूक्ष्मावलोकन शुरू किया। मैंने भी उनके पीछे जाकर झांक कर देखा। इस सूरत के आगे सचमुच सभी सूरतें फीकी पड़ गईं। मां के मन को तुरंत भा गई और सबको भी विश्वास हो गया कि वो प्रतिछवि वाली मूर्ति अवश्य ही रूप सी है। पर अम्मा इतनी आसानी से अपनी पसंद प्रकट करने वाली न थी। उन्होंने बाकायदा जिरह शुरू कर दी। कौन है ये? किसकी लड़की है? कहाँ की है? क्या पढ़ी है? कामकाज भी कुछ जानती है कि नहीं? और हाँ, तेरे पास कैसे आई ये तस्वीर? बेचारा लड़का एक सांस में हुई इन प्रश्नों की बौछार से बौखला गया। जैसे तैसे उसने उत्तर दिया। लड़की मेरे साथ पढ़ी है, पिता नहीं है, भाई अच्छी नौकरी पर है, कामकाज की चतुराई मुझे मालूम नहीं। और तस्वीर मेरे पास कैसे आई? अब ये क्या बात है? बस आ गई। तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? जाओ तो साक्षात देख लो। हाँ, वो तो खैर होगा ही,
पर कुछ नाम गांव भी है घर खानदान का या नहीं? अम्मा ने कहा। आप जो उत्तर भाई ने दिया उसके लिए वहां कोई तैयार नहीं था। उसने बताया कि वो लोग महाराष्ट्रियन हैं। 5 मिनट एकदम सन्नाटा रहा। फिर अम्मा ने अपनी अविश्वास भरी बूढ़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ बनाने को मैं ही रह गई हूं क्या? भाई ने उत्तर दिया कि वो मजाक नहीं कर रहा है और अम्मा से तो हरगिज नहीं, उसे यही लड़की पसंद है बस। और फिर जबड़े को कुछ ऐसे फिट किया कि बिना कहे ही प्रकट हो गया कि वो विवाह करेगा तो इसी लड़की से। अब तो मानो बवंडर आ गया। अम्मा ने अपना कपाल ठोककर मां को सुनानी शुरू कर दी। लो सुन लो अपने कपूत की बात, यही पसंद है, इसी से विवाह करेगा। जैसे पसंद करने को, ब्याह करने को घर में तो कोई और रहा ही नहीं है। इसके लिए हम तो जैसे मर ही गए। तुम्हारे लाड और अंग्रेजी की पढ़ाई ने बिल्कुल लुटिया डुबो दी है। धर्म करम, जात बिरादरी, भाई बंधु का भी कुछ ख्याल है? दूसरे देश की विधर्मी बहू लाएगा तेरा होनहार। अरे हम तो जीते जी मर गए, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। और ये कहते कहते मॉरल सपोर्ट के लिए ले पहुंची बाबूजी के पास मुकदमा। बाबूजी की अभी अभी आंख लगी थी, पर इस हंगामे से वो जाग गए। बोले, अरे भाई क्या भूकंप आया है, आग लग गई है जो इतना उधम मचा रखा है। इधर मां की दशा विचित्र थी। लड़की उन्हें भा गई थी। लड़के की प्रसन्नता का भी ख्याल था, परंतु खुल्लम खुल्ला अम्मा के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। पिताजी भी धर्म संकट में थे। समाने का रुख और ऐसा नाजुक मामला, उनका मुंह बंद था। हाँ, भाई को निर्विरोध विजय की आशा तो कतई नहीं थी, परंतु स्नेहमयी अम्मा का ये भयंकर रूप उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सब सांस रोके बाबूजी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। बाबूजी ने मुझे तस्वीर लेकर अपने पास बुलाया। अम्मा एकदम भिनोट हो रही थी। बाबूजी जरा शांत प्रकृति के थे। तस्वीर देखकर बोले, लड़की तो काफी सुंदर और मनस्विनी प्रतीत होती है, परंतु क्या ये मुनासिब होगा? मैंने तुरंत अम्मा से नजरें बचाकर धीरे से कहा, नामुनासिब भी क्या होगा बाबूजी? अम्मा ये सुनते ही भभक उठी। अरे तेरी भी मति मारी गई है, हवा ही खराब है जमाने की, सब रूप रंग पर फिसले जा रहे हैं। अरे अपनी जाति में कोई सुंदर लड़की नहीं है क्या? दूसरे देश और दूसरे धन की बहू लाकर ढर्रा ही बिगाड़ देगी घर का। देवी देवता, तीज त्योहार बस भाड़ में झुक जाएंगे, और हमारा मान सम्मान तो तुम ही लोग नहीं रख रहे हो, तो वो भला क्या रखेगी? जाने कैसा रहन सहन होगा, जाने क्या क्या खाती पीती होगी। ना भाई ना, मुझसे तो जीती मक्खी नहीं निकली जाती, ना भाई। तभी मैंने कहा, सुनो अम्मा, किसकी मजाल है जो तुम्हारा मान सम्मान ना रखे? और जाहिर है कि वो कोई आकाश से तो टपकी नहीं है। माता पिता, दादा दादी उसके भी तो रहे होंगे। महाराष्ट्र कोई विदेश नहीं है अम्मा, भारत का ही एक प्रदेश है। तुम्हारे देवी देवता, ये राम कृष्ण गौरी शंकर, भारत के इस छोर से उस छोर तक पूजे जाते हैं। फिर भला वो क्यों नहीं पूजेगी? हाँ, रीति रिवाज कुछ भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो हर घर के अलग होते हैं अम्मा। सो कुछ तुम उसे सिखा लेना, कुछ उससे सीख लेना।
आदान प्रदान से ही दुनिया चलती है अम्मा। और रही बात खाने पीने की तो कुछ और खाती हो या नहीं खाती अम्मा, खाना अवश्य खाती होगी और पीने में पानी ही पीती होगी। अम्मा, तुम्हें और क्या चाहिए? जीवन तो वैसे भी लड़के को बिताना है। तुम्हें अब कितने दिन साथ रहना है? चौथेपन में क्यों बुराई लेती हो अम्मा? क्योंकि मेरे तर्क बाबूजी के गले उतर गए थे, इसलिए अम्मा के विरोध पर भी वो विवाह हो गया। अम्मा तब भी मुंह फुलाए रहीं। 3 वर्ष बीत गए। अब मैं दिवाली पर फिर घर जा रही हूं। बीच में जाना ही नहीं हो पाया। मन में सोचती जाती थी कि पुरानी अम्मा और नई बहू की कैसी पटती होगी, और बीच की कड़ी माँ किस ओर झुकती होगी। घर में साम्य होगा या वैषम्य, यही दुविधा हृदय को मथ रही थी। परंतु घर पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा वो कल्पनातीत था। माँ दिवाली के लिए पकवान बना रही थी और बहू बड़े यत्न से अल्पना बना रही थी, अत्यंत कलापूर्ण। साथ ही संसार के नवीनतम समाचार भी बताती जा रही थी। और अम्मा हमारी अम्मा मगन थी विदेशी विधर्मिनी बहू के बच्चे से खेलने में। हाँ, हृदय विभोर हो उठा अवर्णीय आनंद से। दीदी, हाथ का काम पटक बहू मुझसे लिपट गई। मेरा स्वर कंठ में ही अटक गया। माँ और अम्मा की आंखों से स्नेह चू पड़ा। मैंने अम्मा की गोद में लिपटते हुए हंसते आंसुओं से भीगे स्वर में धीरे से कहा, अम्मा, तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया। तुमने विदेशी विधर्मिनी बहू का बच्चा छू लिया। अम्मा मुझे प्यार से टहोकते हुए बोली, चल हट पगली, ये तो मेरी गृह लक्ष्मी ने जो ज्योति जगाई वो कुल दीपक है मेरा। और चिपटा लिया मुन्ना को। रूढ़ियों की जिन दीवारों को, मान्यता की जिन श्रृंखलाओं को मैं झकझोर गई थी, मैं हिला गई थी, बहू की स्नेहशीलता ने उसे जड़ से मिटा दिया। दीवारें गिर गईं, श्रृंखला बिखर गई। अभी आपने सुनी श्री पदम भटनागर द्वारा रचित कहानी वधू का चुनाव। इसका वाचन कर रही थी सविता शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।